ये राह नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए ये आग का दरिया है और कूद के जाना है। तो साथियों स्वागत है आपका इस YouTube चैनल के ऊपर। तो साथियों हम लोग इसमें देखेंगे क्लास 10वीं इसका 10th का मैथ का जो परीक्षा होने वाला है, जो कुछ ही घंटा बचा हुआ है, उसमें रिलेटेड वीवीआई प्रश्न। और आपको बता दें कि ये पार्ट देखने से पहले 3 पार्ट और अपलोड किए हैं MCQ का। अगर ये आप तीनों प्रश्न को देख लेते हैं तो हम आपको गारंटी देते हैं कि आपके बोर्ड परीक्षा में बस इस तीनों के ही अंदर से पूछा जाएगा। तो ठीक है, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और चैनल के ऊपर आप नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमें मदद पहुंचाइएगा। तो चलिए वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले थोड़ा सा एक चीज़ और बता दें कि क्योंकि आप लॉन्ग वाले को देख लीजिएगा। लॉन्ग में आपको हम ये बता रहे हैं कि कौन कौन सा प्रश्न और कौन सा नंबर पे कितना नंबर वाला प्रश्न पूछा जाएगा, कहाँ पे, ये सब कुछ उसमें एक्सप्लेन किए हुए हैं। तो आप जरूर जाके उसे लॉन्ग वाले पार्ट को जरूर देखिएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, कहता है कि 120 के अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। तो 120 के अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में जो लिखा जाएगा वो ऑप्शन नंबर ये होगा। ये आप लोग कर सकते हैं, इजी है, इसीलिए इसके ऊपर समय बर्बाद करना उचित नहीं होगा। 96, 91 और 26 का HCF, ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है 26 और 91 का HCF क्या होगा। तो 26 और 91 का कॉमन फैक्टर क्या है, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 13 क्या है, 13, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। फिर आगे दिया हुआ ऑप्शन नंबर बी होगा इसका सही आंसर। ठीक है, आगे प्रश्न दिया हुआ कहता है कि 3 + रूट मतलब 3 + 2 रूट अंडर 5। आपको बता दिए थे कि जैसे ही रूट के अंडर में कुछ संख्याएं जो विषम संख्याएं होंगी वो कौन सी संख्या होगी, अपरिमेय होगा, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। ठीक है, चौथा नंबर प्रश्न को आप देखिए। चौथा नंबर प्रश्न में दिया हुआ है, कहता है यूक्लिड विभाजन परिमिका के अनुसार ये बराबर BQ + R में B क्या है। तो आपको बता दे रहे कि इससे एक प्रश्न फिक्स आएगा ही आएगा। इसमें R बराबर क्या होगा, ये क्या है, Q क्या है, B क्या है, यही सब पूछेगा। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए कि ये बराबर BQ + R में से B जो है वो भाजक है। क्या है, भाजक, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। और एक प्रश्न आपका इससे फिक्स रहने वाला है, ध्यान दीजिएगा, ऐसा जो प्रश्न है इससे एक प्रश्न आपका फिक्स रहने वाला है। कहता है y बराबर PX का ग्राफ दिया गया है तो बहुपद PX के शून्यकों की संख्या क्या होगी। तो बहुपद PX के शून्यकों की संख्या पूछा जा रहा है आपसे, तो क्या होगी। तो देखिए कितना दफा काटा, 1 2 3 4 की x सच को, तो 4 हो जाएगा। तो आप जहां पे 4 है जैसे कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ, तो आपका सही ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए प्रश्न को आप देख सकते हैं, दिया हुआ है, कहता है द्विघात बहुपद ये x² bx + c हो तो इसके शून्यक का योग्य क्या होगा। तो इसके शून्यक का योग्य क्या होता है, तो समझिए ध्यान से, इसका शून्यक के योग्य जो है वो हो जाएगा -b बटे ये योगफल में -b बटे ये, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। ठीक है बाबू लोग, चलिए आगे देखिए। 7वां नंबर प्रश्न में दिया हुआ है कि किसी द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या अधिकतम होती है। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या पूछा गया, द्विघात। द्विघात मतलब जिसकी घात जो होगा कितना होगा, 2 होगा, और जितनी घात होगी उतनी उसकी संख्या उतने शून्यक प्राप्त होंगे। तो द्विघात में 2 ही हाईएस्ट होता है, हाईएस्ट पावर 2 ही होता है, इसलिए इसकी घात कितना निकलेगा, 2 निकलेगा, इसलिए ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। आगे देखिए 8वां नंबर प्रश्न में दिया हुआ है, कहता है कि ध्यान दीजिएगा, ठीक है, थोड़ा सा 8वां देख लीजिए, जूम कर देते हैं, कि थोड़ा सा कम करते, पूरा क्वेश्चन को पढ़ पाए आप। रैखिक समीकरण ये x, यहाँ पे देखिए a1x + b1y + c = 0, a2x + b2y + c2 = 0 में से यदि a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 के और नहीं बराबर है c1 बटे c2 के, मतलब कि ये दोनों बराबर और तीसरा बराबर नहीं होगा, तो निम्न में से कौन सा सही होगा। तो बता दें कि ये 2 बराबर और तीसरा बराबर नहीं होगा, तो इसका कोई हल नहीं होगा, जो ऑप्शन नंबर सी में है। ठीक है, चलिए आगे देखिए 9वां नंबर प्रश्न में दिया हुआ है समीकरण x बराबर यहाँ पे दिया हुआ है कितना, x मतलब समीकरण दिया हुआ है x + 2y = 3 और यहाँ पे 2x + 2y = 6, मतलब कि दिया हुआ है कि सर a1 की जगह पर 1 और यहाँ पे दिया हुआ है इसके a2 की जगह पर 2 बराबर करना है। यहाँ पे दिया हुआ है 2, b2 की जगह पर 2, b1 की जगह पर 2 और b2 की जगह पर भी 2। तो देखिए यहाँ पे ये बराबर हो रहा है, नहीं बराबर हो रहा है। जब यहाँ पे शुरू में ही बराबर नहीं होगा, मतलब a1 बटे a2, अभी आपको यहाँ पे बताए थे ना कि a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 के, अगर यहाँ पे बराबर नहीं होता तो इसका क्या होगा कि इसका सिर्फ जो होगा हल होगा वो एक ही हल प्राप्त होगा, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। इसी तरीके से यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, इसमें क्या कहता है कि इसके अनगिनत हल होने हैं, मतलब कि अनंत हल। तो अनंत हल कब होगा, जब ये तीनों बराबर होगा, मतलब a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2, तो सब बराबर होना चाहिए। तो मतलब कि सर यहाँ पे दिया हुआ है, थोड़ा सा इसको हटा देते हैं ना, तब थोड़ा सा लिखने में आसानी होगा। इस जगह पे दिया हुआ है 1 बटे, इस जगह पे दिया हुआ है 5 बराबर, इस जगह पे दिया हुआ है 2, तो यहाँ पे के दिया हुआ है, इस जगह पे होना चाहिए 10, तब ना 1/5 होगा, और यहाँ पे दिया हुआ है 3/15। तब देखिए इसको जब काटेंगे तो 1/5 के रूप में है, इसको जब काटेंगे तो 1/5 के रूप में है, तीनों बराबर हुआ, तब नहीं हल होगा। तो सर इसका क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर
क्या होगा 10 भरना पड़ेगा। क्या भरना पड़ेगा 10, ठीक है। तो आपका सही ऑप्शन नंबर बी होगा। आगे प्रश्न को हम लोग देखते हैं, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, देखिए चलिए आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे दिया हुआ है प्रश्न, कहता है कि द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के मूल्य ज्ञात करने हेतु सूत्र क्या है, द्विघात सूत्र क्या है। तो द्विघात सूत्र क्या है तो आपको बता दें, जो ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है आपका सही होगा, माइनस बी प्लस रूट अंडर 4 स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2, ये आपका सही होगा, ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पे द्विघात समीकरण जो दिया हुआ है इसका विविधकर क्या होगा, तो बस विविधकर आपको निकालना है, मतलब कि सर डी बराबर क्या होगा, तो यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस 4ac ये ज्ञात करना है, ठीक है। जब इसके ऊपर बी का वैल्यू ए और सी का वैल्यू पुट करेंगे तो आपके सामने प्रकट होगा, वो होगा 0 प्राप्त होगा, तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए प्रश्न दिया हुआ है, ठीक है, प्रश्न दिया हुआ है द्विघात समीकरण का अधिकतम घात कितना होता है। अभी आपको बताया कि द्विघात मतलब 2 ही पावर होता है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, द्विघात होगा। आगे दिया हुआ द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 के मूल्य है, तो मूल्य क्या होगा, जब इसका मूल्य आप ज्ञात कीजिएगा ना तो ऑप्शन नंबर ये में जो दिया हुआ है 1 और 3/2 प्राप्त होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यह कि निम्नलिखित में से एपी कौन है, तो जब ये सभी को आप देखिएगा तो एपी मतलब क्या है कि जो इस डी हो सभी में बराबर हो, सार्वंतर सभी में समान होगा, तो यहाँ पे 1 के बाद 3 मतलब 2 का अंतर और 3 के बाद 5 और 5 के बाद 7, इसमें देखिए ऑप्शन नंबर बी में ये मिल रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए। इसमें देखिए 3 के बाद 6, 3 का अंतर, 6 के बाद 12, यहाँ पे देखिए 6 का डिफरेंस हो गया, डी नहीं मिला, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी ही सही होगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए प्रश्न, आगे दिया हुआ है कि एपी का 10 7 4 का 30वां पद क्या होगा, तो 30वां पद आप लोगों को कैलकुलेट करना है, तो एपी का 30वां पद -77 होगा, कितना होगा आप लोग -77, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। आगे प्रश्न दिया हुआ है, प्रश्न कहता है कि एपी के प्रथम पद ये, ठीक है, प्रथम पद ये 1 है और अंतिम पद 11 है और उसके पद का योग थोड़ा सा नहीं दिख रहा है ना, योग 30 है, तो पदों की संख्या होगी, तो पदों की संख्या क्या होगी वो आप लोगों को बताना है। तो पदों की संख्या जो होगा बाबू लोग, यहाँ पे देखिए पदों की संख्या 5 होगा, क्या होगा 5, जब कैलकुलेट करेंगे तो 5 आपके सामने प्रकट होगा, ठीक है। आगे देखिए थोड़ा सा जूम कर देते हैं, है ना, अब ठीक है। चलिए अब समरूप त्रिभुजों की संगत भुजा होती है, तो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजा बराबर होता है, ठीक है। आगे प्रश्न है कि 2 समरूप त्रिभुज की भुजाएं 4:9 है, तो ये 2 समरूप त्रिभुज है, उसकी भुजा कितना है 4:9 है, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, तो जब क्षेत्रफल निकलेगा तो अनुपात में निकलेगा ना, तो 16:81, जो ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है ये निकल के आएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए प्रश्न, आगे जैसे कि आप देख पा रहे हैं दिया हुआ है कि किसी बिंदु का y अक्ष से दूरी उस बिंदु को क्या कहते हैं, तो y अक्ष के उस दूरी बिंदु को क्या कहते हैं, कोटि कहते हैं, क्या कहते हैं बाबू लोग, कोटि कहते हैं। आगे देखिए, आगे दिया हुआ है कि बिंदु 2 और 3 की दूरी मूल बिंदु से होगी, मतलब एक पॉइंट ये दिया हुआ है मूल बिंदु मतलब वो वाला जो जहां पे 0 0 सब होता है, इसके बीच की दूरी क्या होगा, तो दूरी सूत्र का इंप्लीमेंट करेंगे, इंप्लीमेंट करने के बाद जब हल करेंगे तो हल में आप निकाल पाएंगे दूरी सूत्र बराबर, यहाँ पे देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, यहाँ पे √13 होगा, √13 होगा, जी हाँ √13 ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी सही हो जाएगा, ठीक है। √अंडर सिर्फ लगा दीजिएगा, उसमें रूट नहीं लगा हुआ था। आगे प्रश्न दिया हुआ है, कहता है यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे थोड़ा सा हाँ जी समझना बहुत जरूरी है। यहाँ पे 9 sec स्क्वायर माइनस 9 tan स्क्वायर ये, तो देखो यहाँ से हम लोग 9 को जब कॉमन ले लेंगे तो क्या बच जाएगा, sec स्क्वायर ये माइनस 10 स्क्वायर ये, और जब यहाँ पे इसके बराबर में क्या होता है, इसके बराबर में 1 होता है, जिसे फॉर्मूला पाद किए होंगे, तो 9 गुना 1 करेंगे तो 9 आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी में आपका दिया हुआ है, इसीलिए आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए, आगे हम लोग देखते हैं, आगे प्रश्न दिया हुआ है कि r त्रिज्या वाले अर्धवृत्त का परिमाप क्या होगा, तो r त्रिज्या वाले अर्धवृत्त का परिमाप होता है πr + 2r, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, ठीक है बाबू लोग। चलो आगे देखो, आगे दिया हुआ है, कहता है थीटा केंद्रीय कोण थीटा और r त्रिज्या वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ये में जो दिया हुआ है θ/60 360 πr², ठीक है। आगे देखिए, आगे दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के उस चाप की लंबाई क्या होगी जो केंद्र पर 90 डिग्री का अंतरित होता है। ये अगला पार्ट में भी हम आपको एक प्रश्न बताए थे, इसमें भी बताते हैं 22 डिग्री, माफ कीजिएगा 22 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। आगे प्रश्न दिया हुआ है, प्रश्न कह रहा है कि यदि घन का आयतन 216 सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो घन का किनारा क्या होगा, तो घन का किनारा जो होगा वो 6 सेंटीमीटर होगा, 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। आगे दिया हुआ है कि एक शंकु की उस ऊंचाई
एक शंकु की ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है तथा इसके आधार का व्यास 10 सेंटीमीटर है तो शंकु का तिर्यक ऊंचाई है, तो तिर्यक ऊंचाई आपको ज्ञात करना है, एल ज्ञात करना है, ठीक है। तो एल जब ज्ञात करेंगे तो 13 सेंटीमीटर आएगा, ठीक है। फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला के ऊपर बैठाइएगा, आपका हल निकल के आ जाएगा। आगे प्रश्न दिया हुआ है कि त्रिज्या 42 सेंटीमीटर वाले धातु के एक गोले को पिघलाकर त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाले एक बेलन के रूप में बनाया जाता है या ढाला जाता है, तो उसकी ऊंचाई क्या होगी? उसकी ऊंचाई 2.74 सेंटीमीटर होगा, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, ठीक है। और साथियों इस वीडियो का लास्ट प्रश्न देखते हैं, इसका हल जान लेते हैं। लेकिन हल जानने से पहले अगर आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए और हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे प्रश्न दिया हुआ है, कहता है कि 3 माध्यक बराबर बहुलक प्लस यहाँ पे जो संबंध है ये संबंध आपका सही होगा ऑप्शन नंबर बी में, ठीक है। 3 माध्यक जो होगा बराबर होगा बहुलक और 2 माध्य होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए साथियों हम लोग यहाँ पे 30 प्रश्न देख चुके हैं और पीछे वाला भी पार्ट को आप जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए वीडियो को हम लोग यहाँ पे समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे नया दिन नया वीडियो लेकर, तब तक आपसे अलविदा लेते हैं। जय हिंद।